हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के राजनीति शास्त्र विषय का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। इसके ऑप्शन को पहले पढ़ना होगा। पहला ऑप्शन है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसका, देश की एकता को कमज़ोर करती है। तीसरा है, फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा करती है और विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो इसका सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कमज़ोर, क्योंकि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर जब गठबंधन की सरकार बनाती है तो ये प्रशासन थोड़ा कमज़ोर होता है। ठीक है, यानी ढीली। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता के विभाजन को क्या कहा जाता है? सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज वितरण। ठीक है, क्षैतिज वितरण इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है देखना होगा। ठीक है, यानी अन्य 3 ऑप्शन जो होगा इसका, वो संघ राज्य की विशेषता ही होगा और एक नहीं होगा। तो देखते हैं ऑप्शन। लिखित संविधान, बिल्कुल ये तो संघ राज्य की विशेषता है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन, ये भी है। और एक हरी शासन व्यवस्था, ये जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य में क्या होता है कि दोहरी शासन व्यवस्था होता है। एक होता है केंद्र स्तरीय केंद्र सरकार और राज्य स्तरीय राज्य सरकार का गठन। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य का उदाहरण है, बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। संघ राज्य का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। ठीक है, क्योंकि यूनियन है ये, मतलब यूएसए, तो एक अच्छा उदाहरण है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश का संविधान अलिखित है? अलिखित संविधान जो है ब्रिटेन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटेन एक राज्य है। ब्रिटेन एक राज्य है, तो इसका ऑप्शन संघात्मक, एकात्मक, ए और बी दोनों। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा एकात्मक। ठीक है, क्योंकि संघात्मक का उदाहरण हम अमेरिका को बताए थे, उसमें ब्रिटेन भी था, तो ब्रिटेन एकात्मक होगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़े भी होंगे, तो एकात्मक इसका आंसर होगा। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन है भारत, भारत में तो है। दूसरा ऑप्शन है फ्रांस। तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। चौथा है बेल्जियम। तो ये तो स्पष्ट है कि आप लोग भी जानते होंगे कि भारत और बेल्जियम तो है ही, क्योंकि बेल्जियम जो है एक अच्छा उदाहरण है संघीय राज्य का, संघीय शासन व्यवस्था का। अब बच गया स्विट्जरलैंड और फ्रांस, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर 1946 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसको केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है इसके लिए। आगे अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? अवशिष्ट अधिकार सबसे माने जो होता है, अधिक पावर जो होता है किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है या राज्य सरकार के पास होता है? तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे केंद्र सरकार के पास होता है। भारत में केंद्र को मजबूत बनाया गया है ना, भारतीय लोकतंत्र में केंद्र को मजबूती दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या रखा जाता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र को रखा जाता है जो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन होते हैं।
यानी आपको पता होगा कि कार्यों को बांट दिया गया है राज्य और केंद्र के बीच, जिसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र रखे गए हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र दोनों कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में शिक्षा का क्षेत्र जो है, चिकित्सा का क्षेत्र जो है, ये दोनों मुख्य रूप से समवर्ती सूची में आता है और ये राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो इसका हुआ था 1953 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था और यह आयोग लागू हुआ था और राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। ठीक है, 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, दोनों का अलग आंसर है। स्थापना 1953 में और राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मयूर यानी मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो इसका आंसर है 3। अभी हमने बताया आपको, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। 18 नंबर है, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? तो ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, सभी है इसका। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच का अधिकारों का जो बंटवारा है ये इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संघीय और संसदीय, क्योंकि संघीय स्टेट्स से मिलकर बना हुआ है हमारा देश और संसदीय शासन प्रणाली तो है ही। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? तो अभी वर्तमान में तो भारत में 28 राज्य है ना, 28 राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8, क्योंकि लद्दाख के बन जाने के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बन जाने के बाद ये 8 हो गए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, संविधान के अनुसार भारत है, संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ठीक है, भारत क्या है? संविधान में क्या कहा गया? भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? यानी बाकी 3 ऐसा ऑप्शन होगा जो संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य को दर्शाएगा और एक अलग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। पहला है राष्ट्रीय एकता, बिल्कुल संघीय शासन व्यवस्था का एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता कायम करना होता है। अगला है अखंडता, ये भी है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये भी है। परंतु सांप्रदायिकता ऐसा कुछ नहीं है जो इसका उद्देश्य है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना नहीं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिकता, क्योंकि आपका सवाल भी यही पूछ रहा है कि कौन सा संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि इन राष्ट्रपति के पद के समतुल्य माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद, इसीलिए ये राष्ट्रपति ही इनका नियुक्ति करता है। अगला सवाल है 25 नंबर, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? संघ सूची के अंतर्गत कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 97 विषय रखे गए हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। अगला सवाल है, भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 18 वर्ष। अगला सवाल है 28 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 15 नवंबर सन 2000 को। आपको बताते चले कि 2000 ईस्वी में कुल 3 राज्यों का गठन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़
और बिहार से टूटकर झारखंड का निर्माण हुआ, जिसमें 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ। ठीक है, उत्तराखंड का, तो जिसको उत्तरांचल कहा गया उस टाइम। और 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित में चंडीगढ़ जो है वो आ जाता है। चंडीगढ़ है केंद्र शासित क्षेत्र, जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। आगे 30 नंबर, इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता कौन नहीं है? देखिए, तो इसमें जनसंख्या का होना तो आवश्यक है ही। कोई भी राज्य तब कहलाता है जब इसमें, राज्य का मतलब होता है देश के अधीन आने वाले प्रांत। ठीक है, तो जनसंख्या का होना तो अनिवार्य है ही, सरकार का होना भी अनिवार्य है, लेकिन संप्रभुता किसी राज्य को प्राप्त नहीं होती है। संप्रभुता का मतलब किसी राज्य को अपने आप को पृथक कर लेना, किसी, ये अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य जो होता है वो किसी देश के अधीन आता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत है, तो भारत में एक बिहार राज्य है, तो बिहार को संप्रभुता थोड़ी ना प्राप्त है। सरकार का गठन कर सकता है, इसकी जनसंख्या है, लेकिन इसको संप्रभुता प्राप्त नहीं है। संप्रभुता का मतलब होता है किसी देश को या किसी देश को प्राप्त होता है, जिसके लिए वह स्वतंत्र होता है और राज्यों को यह प्राप्त नहीं होता है। 31 नंबर है, भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितने भाषा को मान्यता दी गई है? इसका आंसर है 22 भाषाओं को। भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और 8वीं सूची के अनुसार दी गई है। ठीक है, ये दो अलग अलग पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? माने भाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो इसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची, यानी भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित यह है, भाषाओं को इसमें रखा गया है। ये क्वेश्चन तो देखिए पहले वाला में भी है, 8वीं सूची में अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22। वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया है कि कौन से अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 33 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आएगा। हम भारत के लोग, बिल्कुल, भारत की संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही इसी शब्द से होता है। और सी नंबर देखते हैं, मौलिक अधिकार शब्द का है प्रयोग, मौलिक कर्तव्य शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। अगला सवाल है 35 नंबर, भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। 40% से अधिक लोग जो है भारत में हिंदी भाषा बोलते हैं। फिर भी भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सांप्रदायिकता और धर्म से संबंधित मामलों को काफ़ी संवेदनशीलता से देखा जाता है। यही कारण है कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, हाँ, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को संयुक्त रूप से भारत की राजकीय भाषा का स्थान दिया गया है, क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज होंगे, परंतु राष्ट्रीय भाषा भारत में कोई भी नहीं है। ये याद रखिएगा आप लोग। 36 नंबर है, 36 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, आपका भी आंसर सही है, राजस्थान ही इसका आंसर होगा। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय होता है।
ग्राम स्तरीय ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति और जिला स्तरीय जिला परिषद होता है। तो सबसे दूसरा कौन सा है? तो दूसरा इसमें जो है आपका वह है पंचायत स्तरीय पंचायत समिति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति, क्योंकि आप निचले स्तर से भी देखें तो दूसरा पंचायत समिति है और ऊपरी स्तर जो जिला पंचायत जो है वहाँ से अगर देखेंगे फिर भी दूसरा नंबर पर पंचायत समिति ही है। तो इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है प्रमुख। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता प्रमुख करता है। आगे है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय। तो बिहार में आप लोग तो अभी अभी बताए हैं ना, जैसा प्रखंड स्तरीय पंचायत जिला परिषद होता है, क्या बोलते हैं, पंचायत स्तरीय पंचायत समिति, जिला स्तरीय जिला परिषद और ग्राम स्तरीय ग्राम स्तरीय जो होता है ग्राम पंचायत। इस तरह से पंचायती राज संस्थाएं बिहार में भी तो 3 स्तर का ही है ना, इसमें क्या सोचना है, 3 स्तर का ही है। आगे बढ़ते हैं, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त कितनी रखी गई है? तो इसका आंसर है 7000। कम से कम 7000 की आबादी पर एक पंचायत का गठन होता है। 41 क्वेश्चन नंबर है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1952 में ही हुई थी। ठीक है, 1952 ईस्वी में। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है वो बजट पास करने का काम करता है। अगला सवाल है 44 नंबर, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, कि पहला जो है पंचायत स्तर पे पंचायत ग्राम पंचायत, दूसरा जो है प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, इसलिए तीसरा है ये। अगला सवाल है, सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000। 10,000 से अधिक के मामलों का सुनवाई सरपंच नहीं कर सकता है, समझे। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ था, यानी शुरुआत हुआ था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में? तो अभी ऊपर एक सवाल का जवाब दिए, 1952 में ये शुरू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? ये तो बहुत बाद में बना है। इसका ऑप्शन है 2004 में, दूसरा ऑप्शन है 2005 में, तीसरा ऑप्शन है 2006 में, चौथा ऑप्शन है 2007 में। तो इसका आंसर है 2006 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन है 10 से 25 तक, दूसरा ऑप्शन है 20 से 25 तक, तीसरा है 25 से 30 तक या चौथा है 30 से 35 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 25 तक, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर सवाल है, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो पदेन सचिव का मतलब होता है जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया सचिव होता है, वो होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर सी, यानी बीडीओ कहते हैं इसको, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। 50 नंबर सवाल है,
बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? बिहार में स्पेशली ये 50% आरक्षित है, 50% के आरक्षण है पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 51 नंबर, न्याय मित्र निम्न में से किस संस्था का सेवक होता है? न्याय मित्र निम्न में से किस संस्था का सेवक होता है? तो इसका ऑप्शन है ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, पंचायत समिति या नगर पंचायत। तो ऑप्शन इसका आप लोगों ने सुना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम कचहरी का, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। अगला सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर है सरपंच। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। अगला सवाल है, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। ठीक है। अगला सवाल है 56 नंबर, भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो ये देखेंगे हम लोग, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद सभी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। आगे है 57 नंबर, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? ठीक है, तो संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो इसका ऑप्शन 71वां संशोधन, 73वां संशोधन, 59वां संशोधन या 64वां संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। आगे, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 75। 75 वार्ड हैं पटना नगर निगम के अंतर्गत, 75 वार्ड आते हैं। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, इसका आंसर तो आपको भी पता है, इसमें सोचना क्या है, 5 वर्षों का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो ग्रामीण स्तर पे अगर देखा जाए तो जिला परिषद है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बार ये बात हम बता चुके हैं कि जिला परिषद जो है ग्रामीण संस्था है, बाकी नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत, ये नगर ये संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? आंसर है इसका 5000, यानी यह लगभग 5000 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है 2 लाख आबादी पर, 3 लाख पर, 4 लाख पर या 5 लाख पर? तो इसका आंसर है 3 लाख पर। जब किसी क्षेत्र की आबादी 3 लाख हो जाती है बढ़कर, तो उस क्षेत्र को नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। बिहार में इसकी आबादी कितनी है? आबादी शर्त 3 लाख है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक है, कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। ठीक है, जिसको चाणक्य नीति भी कहते हैं, चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? प्रमुख का निर्वाचन जो है पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? यानी कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है बिहार में?
तो इसका आंसर हो जाएगा 12। पूरे बिहार में 12 नगर निगम है। और 68 नंबर है, किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत और मनुस्मृति, दोनों में। महाभारत और मनुस्मृति ये प्राचीन धार्मिक पुस्तक है, इसमें भी स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया गया है, स्थानीय स्वशासन की चर्चा इसमें भी की गई है। अगला सवाल है 69 नंबर 69, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। ठीक है, 12वीं अनुसूची में। और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? यानी संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 में, यानी 1959 में। ठीक है, 1959 में। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना है, बहुत स्टूडेंट 69 कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? ये तो फिर रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में निम्न में से कौन पंचायत समिति का अंग होता है? पंचायत समिति का अंग कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रमुख, क्योंकि आपको पता है, अभी बताएं कि प्रमुख का निर्वाचन जो है पंचायत समिति द्वारा होता है। तो पंचायत समिति का अंग कौन हुआ? प्रमुख हुआ। आगे है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रमुख। अगला सवाल है, कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? यानी नगर निगम की तो बात हो गई 3 लाख, लेकिन नगर परिषद का गठन कितनी आबादी पर किया जाता है? ये है अगला सवाल। तो इसका आंसर है 40,000 से अधिक की आबादी पर। अगर किसी क्षेत्र की आबादी 40,000 से अधिक हो जाती है तो उसे नगर परिषद क्षेत्र में रखा जाता है। उसके बाद है 75 नंबर सवाल, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है? तो जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से अलग होगा वही आंसर होगा। तो नगर परिषद, बिल्कुल इसका आंसर पहला ही ऑप्शन मिल गया, क्योंकि बाकी सब ग्रामीण स्वशासन की इकाई है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, लेकिन नगर परिषद नगरीय स्वशासन की इकाई है। अगला सवाल है 76 नंबर, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी सबसे पहले नगर निगम की स्थापना भारत में कहाँ हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है चेन्नई में। चेन्नई में हुआ था। ठीक है, आगे है 77 नंबर सवाल है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। इसका आंसर हो जाएगा 1992 में, 1992 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 78 नंबर, किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा है? यानी जो यात्री जो होंगे, विदेशी यात्री जो पाटलिपुत्र की यात्रा किए होंगे प्राचीन काल में, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसका ऑप्शन ए इब्न बतूता, मेगास्थनीज, फाहियान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि जब भारत में मौर्य वंश का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, उस समय मेगास्थनीज भारत की यात्रा पर आया था और लंबे समय तक भारत में रहा भी था। तो उसने यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है इंडिका है, उसमें इसने भारत के नगरपालिका, पाटलिपुत्र के नगरपालिका संगठन के बारे में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। 79, गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्न में से किस पर होती है? गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्न में से किस पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलपति। दलपति इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 80 नंबर, लिच्छवी बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली।
ये प्राचीन काल में लिच्छवी गणराज्य हुआ करती थी, उसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। अभी वर्तमान में जो वैशाली है वही जो है लिच्छवी के अंतर्गत आएगा। मतलब लिच्छवी किस बिहार के किस जिले में है, तो वैशाली। अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 5 वर्षों का। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? जो पटना नगर निगम के प्रधान होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महापौर। महापौर कहा जाता है। अगला सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? यानी बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। अगला सवाल है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 85 नंबर, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को स्थान दिया गया है। अगला सवाल है 86 नंबर, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। अगला सवाल है, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 ज़िले हैं। ठीक है, अगला सवाल है 88 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं में को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, इसके द्वारा हुआ। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? अभी ऊपर ही हम बताए हैं आप लोगों को, मेगास्थनीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर सवाल है, स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? बिल्कुल, आपको स्थानीय शासन कहो या फिर पंचायत स्तर पर जो ग्राम पंचायत का जो शुरुआत है आपको बताए हैं पहले ही, राजस्थान से हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है कितने आबादी के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है, 50,000 की आबादी या उससे अधिक आबादी के लिए। अगला है, निम्न में से किस वर्ग में लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है? माने किसको आरक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम वर्ग को। पंचायती राज संस्थाओं में मुस्लिम वर्ग को आरक्षण नहीं है। अगला सवाल है, चलिए तो समाप्त नहीं, कुछ सवाल और बाकी है, मुझे लगा कि ये समाप्त हो गया। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत स्तरीय चुनाव जो होते हैं वो कौन करवाता है? तो इसका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग, यानी राज्य स्तरीय छोटे चुनावों का जो कराने का जो कार्य है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। ठीक है, ये प्रत्येक राज्य में होता है। अगला सवाल है 94 नंबर, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? इसका ऑप्शन, साक्षरता दर 61.8%, इससे क्या लेना देना है लोकतंत्र की जड़ें गहरी होने से। और अन्य 2 ऑप्शन को देखते हैं, बिहार का लिच्छवी गणतंत्र, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र जो है ये प्राचीन साक्ष्य है, इस बात को स्पष्ट करता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें अत्यंत ही प्राचीन है, अत्यंत ही गहरी है। यानी सैकड़ों वर्ष पूर्व भी बिहार में लोकतांत्रिक ढंग से शासन चला था। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें था इस चैप्टर में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर इससे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और इससे बाहर इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं रहेगा आपके एग्ज़ाम में, इसकी गारंटी है। ठीक है, धन्यवाद।